नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दो तरीके की गवर्नमेंट जनरली आपने देखा है। एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली, और दूसरी है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और कुछ कंट्रियों में आप कौन सी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, जैसे श्रीलंका में, फ्रांस में, रशिया में। ये व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से इनकी शासन प्रणाली कार्य करती है, एक बेसिक और ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में देंगे और स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में यदि मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के पर बेस्ड है। यानी यहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होती, विधायिका का भाग नहीं होती। यानी यहां पे स्ट्रिक्ट सेंस में यदि देखा जाए तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका का भाग नहीं होती। यहां पे समस्त कार्यपालिकी शक्ति जो है वो एक निकाय में निहित होती है, जो कि राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही वहां का वास्तविक प्रधान होता है। एक्चुअल हेड जो है वो राष्ट्रपति होता है इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इस तरीके का एग्जाम्पल जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दिखाई पड़ता है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये अलग होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो या तो प्रेसिडेंट है और या तो गवर्नर है, और यदि डेमोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम है तो वहां पे किंग या क्वीन है। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सीएम या पीएम है। यानी यहां पे जो शासन व्यवस्था है वो दो लोगों के साथ चलती है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं मोनार्कियल सिस्टम की बात करूं जहां पे डेमोक्रेटिक मोनार्क है, जैसे जापान में देखेंगे आप, कनाडा में देखेंगे आप, या इंग्लैंड में आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग है या क्वीन है। जबकि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है। जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये पीएम या सीएम होते हैं। जो समस्त कार्यपालिकी शक्ति होती है वो निहित होती है प्रेसिडेंट में, या ऐसा जब आर्टिकल 53 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 53 में यह बताया गया कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यही बात स्टेट के लिए आप देखोगे तो समस्त कार्यपालिकी शक्ति राज्य की गवर्नर में निहित होती, लेकिन एक्चुअल पावर जो वेस्ट करती है वो पीएम में करती है या सीएम में करती है। क्यों? क्योंकि ऐसी कार्यपालिकी शक्ति का जो भी प्रयोग किया जाएगा, एक्सरसाइज किया जाएगा, वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो और ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एक्चुअल हेड है वो पीएम या सीएम होता है। तो यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है ये नॉमिनल हेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, या कभी कभी इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ mere रबर स्टैंप, जबकि ये बात सही नहीं है। बाद में देखेंगे इनके बारे में, इनके पावर्स के बारे में। हमने जो अडॉप्ट किया, जो अपनी शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली को अडॉप्ट किया है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट किया है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि दो चीजें होनी चाहिए, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड दूसरा हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का प्रमुख कौन है आपका? या तो प्रेसिडेंट है और या तो गवर्नर है। स्टेट में देखेंगे तो राज्य का जो प्रमुख है वो कौन है? गवर्नर है। जबकि देश में देखेंगे तो कौन है आपका? राष्ट्रपति। जो एक्चुअल हेड है वो कौन है आपका? पीएम या सीएम, क्योंकि समस्त कार्यपालिकी शक्ति जो है वो निहित होती है किनमें? राष्ट्रपति या गवर्नर में, लेकिन ये कार्य करती है विद एड एंड एडवाइस। तो ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मुखिया होता है वो पीएम और सीएम होता है, और इस तरीके से जो एक्चुअल पावर वेस्ट करती है वो पीएम और सीएम में वेस्ट करती है। यदि हम मोनार्कियल सिस्टम की बात करें तो जहां पे राजशाही व्यवस्था आज भी प्रिवेल करती है, तो उन्होंने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट किया है। जैसे मैं जापान की बात करूं तो जापान में मोनार्कियल डेमोक्रेटिक मोनार्क है, तो उनके यहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है आपका? किंग है। जबकि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो पीएम है।
इसी तरीके से मैं आपके कनाडा की बात करूं, इसी तरीके से मैं आपके ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, ये देख लें आप। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो होता है ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करूं तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है उनका जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर का होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद उनके टेन्योर में परमानेंसी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। और वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी तरीके के इम्पार्शियल होकर के, किसी भी तरीके के दबाव को ना फेस करते हुए फुल फ्लेज्ड फोकस्ड होता है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। यानी उन्हें इस बात का फियर नहीं होता है कि वो ऐसे पावर को यदि एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट से हटना होगा। यानी कोलिजन गवर्नमेंट्स का कल्चर वहां पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है। दूसरा जो बेनिफिट है, मैंने आपसे बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पर काम करता है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां की जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल का भाग नहीं होती। यानी ये जो मिनिस्ट्री है वो विधानमंडल का भाग नहीं है। और वहां का जो विधानमंडल है वो दो है आपके, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो आपका लोअर हाउस कहलाता है, और जो अपर हाउस है वो आपका सीनेट कहलाता है। तो सीनेट का मेंबर होना जरूरी नहीं है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो है मेंबर होना आवश्यक नहीं है एग्जीक्यूटिव होने के लिए। इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो जहां पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे बेस्ट ब्रेन को यूज किया जा सकता है, उस मिनिस्ट्री में लाया जा सकता है। यानी डिफेंस मिनिस्टर आपको बनाना है तो आर्मी ऑफ चीफ को ला सकते हैं आप, वेदर ही और सी इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और नॉट। तो ऐसे बेस्ट ब्रेन को, ऐसे एक्सपर्टीज को, उनके एक्सपर्टीज को क्या किया जा सकेगा, यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनकी कार्यपालिका किसका भाग नहीं है, विधायिका का भाग नहीं है। तो किसी को भी कार्यपालिका में शामिल किया जा सकता है और उनके एक्सपर्टीज और ब्रेन को यूटिलाइज किया जा सकता है। ये उनके बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि ये ड्यूरेबिलिटी होती है, परमानेंसी होती है। वो 4 साल के लिए पूरी तरीके से अपने माइंड को क्या कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है फॉर द बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ देयर सिटीजंस एंड पर्संस, उस कंट्री के बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए। बोलो भाई। और ऐसी स्थिति में उनके बीच में कोई कोलिजन कल्चर नहीं है, कोलिजन गवर्नमेंट का कोई कल्चर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो फ्री एंड फेयर वर्क कर सकता है, ऐसा काम हो सकता है। जबकि कुछ बेनिफिट्स आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में भी है। बोलो। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? ड्रॉबैक्स ये है कि ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना सकता है। तो उसका यस मैन भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसे भी क्या कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना सकता है। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है आपकी, ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स कहलाती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स कहलाती है, बेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट कहलाती है। मैंने 3 वर्ड्स यूज किए जो कॉमनली इन्हें जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या अकाउंटेबल गवर्नमेंट या बेस्ट मिनिस्टर, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ये विधायिका का भाग होती है। और इस संदर्भ में हमारी कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका जो भी कार्य करती है उसका जो असेसमेंट होता है वो पार्लियामेंट में किया जाता है। और मोर स्पेसिफिकली और अगर स्पेसिफिक कर दो इसे तो वो क्या हो जाएगा आपका कि लोकसभा के प्रति यानी लोअर हाउस के प्रति ये क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। यानी हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल हैं किसके प्रति, हमारी लोकसभा के प्रति। यानी अपनी मिनिस्ट्री में रहते हुए उन्होंने जो भी फंक्शंस किया है, जो भी वर्क किया है, दे आर अकाउंटेबल। उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है पार्लियामेंट में, उनसे बातें पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए दे हैव टू बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल। उन्हें अपने काम को करते समय क्या होना रहता है, बहुत ही केयरफुल एंड कॉन्शियस रहना होता है। बोलो भैया। दूसरी चीज कि यदि हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में दूसरी चीज क्या है, पहली चीज तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो गई। दूसरा बेनिफिट्स क्या है आपका कि हम ये जानते हैं कि किसी भी पर्सन्स को 6 महीने के लिए मंत्री पद दिया जा सकता है। 6 महीने के लिए बिना किसी सदस्य का
मैंने किसी हाउस का मेंबर हुए वो सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो या ना हो, राज्यसभा का हो या ना हो, 6 महीने तक उसे क्या किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मुझे किसी के ब्रेन को यूज करना है तो 6 महीने तक उसके ब्रेन को क्या कर सकते हैं, उसके एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। ये उसके क्या है, बेनिफिट्स है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि मंत्री जो भी है वो कितने दिन तक रह सकता है, 6 माह तक, और 6 माह के भीतर ही उसे दोनों हाउसेस में किसी हाउस का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो 6 महीने तक तो रह सकता है, और 6 महीने तक हम उसके एक्सपर्टीज और उससे नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या सालों, तो ये भी इसके बेनिफिट्स है, बोलो भाई। और जो भी डिफेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो कोलिजन से रिलेटेड और डिफेक्शन से रिलेटेड जो बातें, ऐसे हार्श लॉ बना करके, हार्श लॉ बना करके, कठोर कानून बना करके, एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपने देखा हुआ है उन्हें बना करके डिफेक्शन यानी दल बदल के व्यवस्था को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यदि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे कभी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जनरली है क्या आपके, ठीक है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, सेटबैक्स क्या है। अभी ये गवर्नमेंट जो चल रही है हमारी, इस गवर्नमेंट के पहले आप देखें तो कोलिजन गवर्नमेंट्स का कल्चर था। इसका मतलब जो भी सरकारें बनाते थे वो कई पार्टियों के जो है कोलिजन के साथ, सहयोग के साथ बनाए करते थे। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसे हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं ले पाती थी, क्योंकि उन्हें अपीच करना होता था अदर पार्टीज को, जो कि वो उनके साथ पार्टी ने सपोर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में बेटरमेंट नहीं हो पाता था, उन्हें टोटली फोकस्ड होना पड़ता था किसको, अपनी गवर्नमेंट्स को बचाने के लिए, उसे सेव करने के लिए, उसे सेव करने के लिए, ना कि कंट्री के बेटरमेंट्स के लिए वो काम नहीं कर पाते थे। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। ये लेकिन कब, जब ये कोलिजन गवर्नमेंट की बातें हैं। दूसरा जो है, जो हमारी रीजनल पार्टियां हैं वो इमर्ज कर रही हैं। रीजनल पार्टियां हमारी जो आपकी, वो अपने एरिया में रह करके वो इमर्जिंग फोर्स यूज करती हैं, और इमर्जिंग फोर्स यूज करते हैं वो सदैव किसके बारे में बात करती हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, आप देखें तो उन स्टेट्स में देखेंगे जो भी रीजनल पार्टियां हैं वो किसके इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगी, कभी भी वो ब्रॉडर सेंस में नहीं सोचती हैं, वो अपने रीजन के बारे में, अपने प्रोविंस के बारे में ही सोचती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करती। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के क्या है, सेटबैक्स है। अल्टीमेटली हमने इस व्यवस्था को इसलिए अडॉप्ट किया कि 1935 के एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था, और इस व्यवस्था से हम यूज्ड टू थे, और इसलिए इस व्यवस्था को हमने अडॉप्ट करा, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सबसे बेहतर और सबसे जो खूबसूरत बात है इस व्यवस्था की, वो क्या है, आपकी अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी हमारी ये जो गवर्नमेंट है वो क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जब भी हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, वो इस बात को माइंड में रख करके किया जाता है कि उन्हें इस बात को आंसर करना हो, ही इज जस्ट आंसरेबल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और तीसरी जो व्यवस्था मैंने आपको बताया, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आपकी रशिया में दिखती है, फ्रांस में दिखती है, श्रीलंका में दिखती है, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे देखिए जरा, ये जो व्यवस्था है आपकी, ये आपने देखा है कि आपके यहां यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप एमपी को इलेक्ट करते हो, और किसको, आपने एमएलए को इलेक्ट किया। बोलो भैया, सांसद और विधायक को आपने चुना है, यानी यहां पे आपने इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट किया है। बोलो बेटा, और यही एमपी और एमएलए जिनको आपने इलेक्ट किया हुआ है, ये इलेक्ट कर रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट को। यानी इसका मतलब कि हमारे यहां जो प्रेसिडेंट है उसका जो इलेक्शन है उनका, वो कैसे है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट होता है। जब आपने देखा है कौन सा, जब आर्टिकल 54 पढ़ते हैं और आर्टिकल 55 पढ़ते हैं, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, वहां पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कौन है आपके, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यही है आपके। और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, आपको पता है, एक तो अपर हाउस है आरएस, और दूसरा कौन है, एलएस, लोअर हाउस है आपका।
लोकसभा और राज्यसभा, और इसके जो इलेक्टेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो मतदान है उसमें भाग लेते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। दूसरा जो है कौन है आपका, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको जो आपने एमएलएस को चुन करके भेजा हुआ है, वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट वेट। तो यहां पे इनका इलेक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। आपने इनको इलेक्ट करा है और इन्होंने किसको इलेक्ट करा है, प्रेसिडेंट को। तो यहां पे जो इलेक्शन का मेथड है वो कैसा है, इनडायरेक्ट मेथड है। ये बात समझ पाए। और ये कहां बताया गया है कि कौन भाग लेंगे उनके चुनाव में, तो आपने बताया इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बोलो भैया। और 55 में मैनर बताया गया है कि किस तरीके से आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, व्हाट वुड बी द मैनर। ये मैनर जो बताया गया है कहां बताया गया है, 55 में बताया गया। तो वहां पे बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। किस मेथड के द्वारा इनका इलेक्शन होना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या है कैसे है ये हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो इनका जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जनता उन्हें क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्ट करती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखिए कि वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट होता है। बोलो, वहां की जनता डायरेक्ट किसको वोट करती है, प्रेसिडेंट को कर रही है, बोलो भाई। जबकि क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जनता जो है, पब्लिक, वो पीएम को भी इलेक्ट कर रही है और किसको इलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है। क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आपके यहां देखिए जरा आप, क्या अंतर मिला आपको कि वहां पे जो इलेक्ट होकर के जा रहा है, प्रेसिडेंट भी जाता है, और इलेक्ट होकर के कौन जा रहा है, आपका पीएम भी जा रहा है, बोलो भैया। और ये व्यवस्था कहां देखा है आपने, श्रीलंका में देख लीजिए आप, ठीक है। तो श्रीलंका हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप कौन सा देख रहे हो, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आपने देखा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूके और इंडिया। क्लियर हो गई बातें इतनी, ठीक है। तो ये व्यवस्था है और इनके सेटबैक्स क्या है, इनके जो है समस्याएं क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। कभी अब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इफ, क्या होगा यदि भारतीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए, किसमें चेंज कर दिया जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किस व्यवस्था में, तो क्या होगा, इस पर आंसर करके बताइएगा आप, ठीक है। आपको लिखना है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि भारतीय शासन प्रणाली को किसमें चेंज कर दिया जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। चर्चा करेंगे इस पर हम आपसे। चलिए अब आते हैं प्रियम्बल पर। प्रियम्बल जो है आपका, ये सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया, और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यही आगे चल करके प्रियम्बल का भाग बना। किसका, प्रियम्बल का पार्ट बना, ठीक है। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस गाइडेड द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड द प्रियम्बल इटसेल्फ व्हिच वाज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था आपका, ये गाइडिंग फोर्स था, ये टॉर्च वियरर था, इसके लिए, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन प्रियम्बल को संविधान के सबसे बाद में अडॉप्ट किया गया, यानी ये क्या था, प्रियम्बल में जो अडॉप्ट किया गया प्रियम्बल को, वो कब अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बाद में, यानी सारे आर्टिकल्स बन गए उसके बाद ला करके क्या रख दिया गया, प्रियम्बल को रखा जाए, बोलो भैया। और ये जो प्रियम्बल था, ये क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आया वो कब आया, 30 दिसंबर 1946 को। ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉल्ड द प्रिकर्सर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसे प्रिकर्सर कहा गया। किसका प्रिकर्सर कहा गया, अग्रदूत कहा गया। किसका, बोलो भैया, बोलेंगे नहीं आप लोग, किसका, प्रियम्बल का। प्रियम्बल का जो प्रिकर्सर था वो क्या था आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था।
Preamble to Constitution has played the predominant role in shaping the destiny of the our country. यही जो preamble बनी है और ये shape करती है, किसको shape कर रही है? Destiny of our country. ये हमारे कंट्री के डेस्टिनी को क्या करती है? सेव करती है। मैंने आपसे क्या बताया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज प्रेजेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 30th दिसंबर, ठीक है, 1946, and this objective resolution was the precursor of the preamble, and the preamble was the last part which was adopted by this constituent assembly, the become the last part of the, ये सबसे पहली चीज थी जो गाइडिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही थी और सबसे बाद में इसी को क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? आपका प्रिकर्सर था। किसका? प्रियम्बल का। और यही प्रियम्बल जो है आपके कंट्री के डेस्टिनेशन को क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है। बोलो भैया, ये बात समझ पाए? क्लियर हुआ? और जहां जहां पे भी आपकी ये जो प्रियम्बल है, जहां जहां पे भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये क्या करता है? ये गाइडिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अभी बताएंगे आपके, ठीक है, कैसे गाइड प्रोवाइड करता है कि जब भी आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, जब भी आपको किन्हीं वर्ड्स पर एम्बिगिटी दिखती है, यू हैव टू विजिट योर प्रियम्बल। आपको क्या विजिट करना है? आपके प्रियम्बल। तो आज भी ये गाइडिंग फोर्स देती है हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को जब किसी भी प्रोविजन को उन्हें इंटरप्रेट करना होता है। बोलो भाई, वेरुवारी की केस में ये बता दिया गया था, वेरुवारी वर्सेस जो आपकी केस थी यूनियन ऑफ इंडिया की केस में, उसमें ये बताया गया था, इन री वेरुवारी का केस है, उसमें क्या स्पष्ट किया गया था? इट इज अ जस्ट की टू ओपन द माइंड, इट इज अ जस्ट अ की। प्रियम्बल क्या है? की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है? ये कुंजी है। यानी आप किसी भी प्रोविजन को यदि आप इंटरप्रेट कर रहे हो, यदि किसी वर्ड्स में यदि एम्बिगिटी है, तो ऐसे इंटरप्रेटर को इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको कहां विजिट करना होगा? प्रियम्बल में करना होगा। तो मैं आपको कट इन शॉर्ट मैं दो बातें बता रहा हूं आपको। प्रियम्बल जो है वो क्या है आपका? प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कहां किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। और यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये प्रियम्बल का क्या बना? प्रिकर्सर बना। और यही प्रियम्बल क्या है? आपकी कंट्री का क्या है? डेस्टिनेशन को डिसाइड कर रहा है। और जहां कहीं भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां कहीं भी यदि कोई एम्बिगिटी है किसी वर्ड्स में, तो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको कहां विजिट करना होगा? प्रियम्बल में जाना होगा। आज भी ये क्या कर रही है? गाइडिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, टॉर्च बियरर का काम करती है, पथ प्रदर्शक का काम करती है। बोलो। और इसीलिए बेरुवारी के केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान के निर्माता है, उनके विचारों को, उनके विजन क्या थे उस समय, ऐसे में आपको जानना है तो कहां जाना होगा? आपको कहां जाना होगा? प्रियम्बल को विजिट करना होगा। प्रियम्बल को विजिट करना होगा। ये जो प्रियम्बल है आपकी, प्रियम्बल से तीन बातें आपको स्पष्ट होती है, मेनली 4 नॉट 3। कितनी बातें? ठीक है, देखो जरा प्रियम्बल में देखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रियम्बल जो है। प्रियम्बल से 4 बातें पहली बता दूं आपको कि जो आपको पता चलती हैं। पहली चीज तो आपको सोर्स का पता चलता है। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, क्या पता चल रहा है? सोर्स का पता चल रहा है। फिर आपको डेट ऑफ इनैक्टमेंट का पता चलता है। डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है ये भी पता चलता है। कहां से? आपके इस प्रियम्बल से। तीसरा पॉइंट जो है आपके, इसका फॉर्म पता चलता है कि इंडिया का फॉर्म क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, रूप क्या होगा, आकार क्या होगा। और नेक्स्ट क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आइबुल क्या है, ठीक है, बुल साइड क्या फिक्स किया है आपने। ये कहां से पता चल रहा है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, उसके प्रियम्बल से पता चलता है। ये जो प्रियम्बल है ये क्या है? आपका प्रीफेस कहा जाता है। बोलो भैया, मुख्य पृष्ठ है आपका। ये क्या है आपका? ये हॉरोस्कोप कहा जाता है। के एम मुंशी ने प्रियम्बल को क्या कहा था? इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की जन्मपत्र कुंडली है, जन्मपत्री है, कुंडली है। जैसे कोई लड़का पैदा होता है तो लड़का पैदा होने के बाद उसकी जन्मपत्री बनाई जाती है। इसका मतलब फ्यूचर उसका कैसा होगा, क्या विकास करेगा, क्या पढ़ेगा, कहां रहेगा। बोलो भाई, ये बात कहां डिसाइड किया जाता है?
आज तक किसी की कुंडली में यह पता चला कि टेररिस्ट बनेगा, ऐसा कुछ पता चला? ये बता दिया जाता है कि आईएएस बनेगा, जज बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा, ऐसा नहीं लिखा पढ़ा मिला मुझे, आज तक तो नहीं मिला। चलो जोक सपाट, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यह जन्मपत्री क्यों कही जा रही है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि यह संविधान आज पैदा हुआ है, इस संविधान के द्वारा इसका फ्यूचर क्या होगा। इसी प्रियम्बल के द्वारा डिसाइड हो रहा है कि इस संविधान का जो आज पैदा हुआ है इसका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में ये क्या करेगा, कहां तक जाएगा, व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बातें कहां पता चलेंगी आपकी? इसी प्रियम्बल से पता चलती है। इसका फॉर्म क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, इसका विकास क्या होगा, ये सारी बातें कहां से स्पष्ट होंगी आपके? इसी प्रियम्बल से। और इसीलिए इसको क्या कहा गया? जन्मपत्री कहा गया, कुंडली कहा गया के मुंशी के द्वारा। देखिए भैया, पहली चीज क्या पता चला आपको? सोर्स। क्या पता चल रहा है आपको? सोर्स। तो इस संविधान का स्रोत क्या है? ठीक है, इस संविधान का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग लाइन स्टार्ट हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया। द सोर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है आपके संविधान का स्रोत? कौन है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। ठीक है ना? यही आप वर्ड देखोगे तो ये वर्ड्स आपको कहां मिलेगा? जब आप यूएन चार्टर में जाओगे तो यूएन चार्टर की जो प्रियम्बल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर बनाया गया है, उस चार्टर में 111 आर्टिकल है, 19 अध्याय है, उसमें भी लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? हम वी द पीपल ऑफ द यूएनओ, और यहां पे क्या लिख रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब वहां पे भी लिखा है। बोलो भैया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो हम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे यहां का जो सोर्स है वो कौन है? आप जरा देखिए, आप अपने पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर दिया है? यूज किया है, और आपने वोट करा है, और वोट करने के बाद आपने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करा हुआ है। ये पता है आपको? कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो थी वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी, और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया था। प्रिंसली स्टेट जो थे उनके मेंबर्स नॉमिनेट हुए थे, और आपने 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोगों को क्या किया था? इलेक्ट किया था। तो आपने अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज करके क्या किया? उन्हें इलेक्ट किया, और उन्हीं मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? फ्रेम किया गया। बोलो यार, तो आप ही कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हुए? स्रोत हुए। आपके द्वारा ही संविधान को क्या किया गया? निर्मित किया गया। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या था? वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा, डेट ऑफ इनैक्टमेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया डैश 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 डैश। क्या लिखा हुआ है? हियर एंड आफ्टर बाय दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द डेट ऑफ 26 ऑफ नवंबर 1949। बोलो यार, क्या कर रहे हो? इनैक्ट करो, एडॉप्ट करो एंड गिव टू अवरसेल्फ। क्या किया है आपने? इनैक्ट किया है, एडॉप्ट किया है, और क्या किया है आपने? गिव टू अवरसेल्फ। ठीक है, अधिनियमित किया है, अंगीकृत किया है, और आत्मार्पित किया है। एक तरफ क्या देखा आपने? आपने अपने पॉलिटिकल राइट्स को यूज करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और बनाने के बाद बोलो क्या कर रहे हो आप? उसे एडॉप्ट करते हो, अंगीकृत कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? एडॉप्ट कर रहे हो, और अपने आप को क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है, अपने आप को अर्पित कर दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलो भैया, यही बात तो है। इसका मतलब यू हैव जस्ट सबमिटेड, यू हैव सरेंडर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, आई विल फॉलो योर कमांड। जैसे आप मुझे गाइड करोगे और जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। इसका मतलब जो भी मेरा कार्य होगा वो कैसा होगा? संविधान के सम्मत होगा, संविधान के अनुरूप होगा। मैंने अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। एक तरफ आपने अपने राइट का प्रयोग करके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, आपने सोर्स बना, और फिर सोर्स बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने के बाद अब आप अपने आप को क्या कर दिया? अर्पित कर दिया, उस संविधान के हवाले कर दिया। अब जैसा कहेंगे वैसा काम करूंगा। तो इससे क्या पता चला आपको? डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड गिव टू अवरसेल्फ। और ये जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट है वो कब है आपकी? डेट ऑफ इनैक्टमेंट कब है? 14 नवंबर। कितना है? सॉरी, 26 ऑफ नवंबर 1949। ये आपका डेट ऑफ इनैक्टमेंट है। डेट ऑफ एडॉप्शन है, गिव टू अवरसेल्फ है। यही है आपका। बोलो बेटा, इतनी बातें हैं। और मैं आपको बताऊं, यहीं पे आप समझ लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। जब आप 394 पढ़ोगे, 394 पढ़ोगे, तो वहां पे वर्ड लिखा हुआ है कमेंसमेंट। क्या लिखा हुआ है? कमेंसमेंट लिखा हुआ है। और कमेंसमेंट जो है वो 394 में क्या कह रहा है?
कि कुछ प्रोविजन, और कुछ प्रोविजन में 16 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 16 आर्टिकल्स कब लागू हो जा रहे हैं? किस डेट को लागू हो जा रहे हैं? डेट ऑफ इनैक्टमेंट को इनफोर्स हो जा रहे हैं। और कितने आर्टिकल्स हैं आपके? 16 आर्टिकल। जस्ट कीप इन माइंड, जब आप आर्टिकल 394 को विजिट करोगे और काउंट करोगे तो वहां पे 16 आर्टिकल्स मिलेंगे आपको। तो 26 नवंबर 1949 को ही वो लागू हो जा रहे हैं, ठीक है ना? द रिमेन्स आर्टिकल्स शैल इनफोर्स ऑन द डेट ऑफ 26 ऑफ जनवरी 1950। तो आपसे कभी इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो कौन सी डेट होगी? कौन सी डेट होगी? 26 जनवरी 1950 की इन्फोर्समेंट डेट है आपका, लागू होने की डेट है, प्रवर्तित होने की डेट है। और एनैक्टमेंट की डेट आपसे पूछे, एडॉप्शन की डेट पूछे और गिफ्ट टू आवर सेल्फ की डेट पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो मैंने आपसे क्या बताया? इस प्रियम्बल से आपको क्या पता चला? इस प्रियम्बल से आपको सोर्स का पता चला। सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज क्या पता चला? डेट ऑफ इनैक्टमेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है आपका? इसी प्रियम्बल से पता चला 26 नवंबर 1949। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 26 जनवरी 1950। इज इट क्लियर? तीसरी चीज है फॉर्म। तीसरी चीज क्या है आपका? फॉर्म है। क्या है? फॉर्म। यानी हमारे इंडिया का जो फॉर्म होगा, रूप होगा, आकार होगा, प्रकार होगा, वो क्या होगा? बोलो भैया, क्या प्रकार होगा आपके इंडिया का? बोलो। तो हमने सोलमली एंड फॉर्मली ये चीज क्या किया था? डिसाइड किया था। बोलो भैया कि हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सॉवरेन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रिपब्लिक होनी चाहिए। बोलो भाई। यानी फॉर्मली बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज सोलमली रिजॉल्व्ड कि हमारी इंडिया का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? तो इंडिया का फॉर्म जो है वो रूप कैसा होगा? इसका डेस्टिनेशन क्या होगा? तो इंडिपेंडेंट होगी। क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। क्या होगी? सॉवरेन होगी। बोलो भैया, सॉवरेन होगी। और कैसी होगी कंट्री आपकी? डेमोक्रेटिक होगी। कैसी होगी? डेमोक्रेटिक। और तीसरा कैसा है आपका? रिपब्लिक होगा। कैसा होगा? रिपब्लिक। ये चीजें हमारी इंडिया, यानी 3 शब्द है यहां पे प्रियम्बल में आपके। इनिशियली ओरिजिनली ये यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब भारतीय संविधान को लागू किया गया 1950 में, तो प्रियम्बल में ओपनिंग लाइन क्या थी आपकी? वो 3 वर्ड्स थे आपके पास। कितने वर्ड्स थे? एस डी आर। बोलो भैया, एस डी आर। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये यूपीएससी 2021 या 20 का क्वेश्चन है, 21 परहैप्स। ये पूछा था 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो प्रियम्बल की जो ओपनिंग लाइन थी उसमें कितने शब्द थे? तो कौन से शब्द थे आपके? सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। ठीक है, अभी 1 बाय 1 देखा जाएगा। अभी तो बस आप देखिए कि हमारा जो फॉर्म होगा इंडिया का, जो रूप होगा, जो प्रकार होगा, जो आकार होगा, वो किस तरीके से होगा। तो पहली चीज बता दिया गया, हमारी कंट्री कैसी होगी? सॉवरेन होगी। कैसी कंट्री होगी आपकी? सॉवरेन। अब आप जरा देखिए, मैं आपको ले चलता हूं। अब आप देखिए, आपके यहां यह बताया गया है कि 1947 के पहले 1947 15 अगस्त, कौन सा? अगस्त 15 1947 के पहले इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। क्या थी ये? कॉलोनी थी। 1947 के पहले 15 अगस्त 1947 बिफोर द पार्टीशन इंडिया क्या थी? कॉलोनी थी, उपनिवेश थी। किसका? ब्रिटेन का। बोलो। और यहां से यहां तक 26 ऑफ जनवरी 1950 यहां तक ये क्या था? डोमिनियन था, अधिराज्य था। क्या था? डोमिनियन। और यहां के बाद इंडिया का जो रूप हुआ वो क्या हो गया? सॉवरेन हो गया। क्या हो गया बेटा? सॉवरेन। देख रहे हैं आप? तो इनिशियली बिफोर द 1947 15 अगस्त 1947 के पहले इंडिया कैसी थी आपकी? कॉलोनी थी। रूप बदल रहा है, आकार बदल रहा है, प्रकार बदल रहा है। यहां पे क्या हुआ है? अधिराज्य, डोमिनियन का स्टेटस मिला हुआ है। और इसके बाद क्या मिल गया इसे? सॉवरेन। हमने ये बात डिसाइड करा था, फॉर्मली डिसाइड करा था, मजाकबाजी में नहीं हुआ था, बकवासबाजी में नहीं हुआ था। फॉर्मली डिटरमाइन किया था कि इंडिया कैसी होगी आपके? सॉवरेन होगी। कैसी होगी? सॉवरेन होगी। और कैसी होगी आपकी? डेमोक्रेटिक होगी। और कैसी होगी? रिपब्लिक होगी। यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटिकल मेथड से नहीं जाएंगे, हेरिडिटिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। उनका एक फिक्स टेन्योर होगा और उसी फिक्स टेन्योर पर ही वो रहेंगे। यद्यपि हमारे यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रीइलेक्ट हो सकते हैं, दूसरी बार हो सकते हैं, बट
सब्जेक्ट टू द इलेक्शन, यानी दोबारा आपको जाना पड़ेगा, आर्टिकल 57 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन संभव है, उन्हें पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके यहाँ जो है वो 2 बार रहे भी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लेकिन जब भी जाओगे आप इलेक्शन के थ्रू ही जाओगे आप, ठीक है। हमारे यहाँ एल्डेस्ट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ मोरार्कियल सिस्टम नहीं है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो राजतंत्र से होंगे और वंशानुगत होंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इंडिया कैसी होगी आपकी, सॉवरेन होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, आपके प्रियम्बल में अभी तक 1 बार अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार हुआ है, 1 बार अमेंडमेंट हुआ है, वहां पे लेके चलूंगा। और इसमें अब जो ओपनिंग लाइन है आपकी, ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976, यही तो हुआ था 1976 में। इसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, कितने वर्ड्स जोड़े गए थे, यस आई एस, सिस्टर का छोटा फॉर्म सिस बोला जाता है, तो यस आई एस कौन सा है आपका, सोशलिस्ट है, इंटीग्रिटी है और सेकुलर है। 3 वर्ड्स जोड़े गए आपके, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए आपके, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो ये ओपनिंग लाइन जो है आपकी, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये अब 5 शब्द हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, तो 1976 में यहां पे जोड़ दिया गया, अब 5 शब्द हो गए। तो आपके यहां यूपीएससी में या पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार इनका क्रम पूछा था, क्या पूछा गया था, क्रम पूछा गया। तो सबसे पहले क्या होगा जरा देखिए, पहले क्या है आपका, सॉवरेन है, फिर क्या है, सोशलिस्ट है, फिर क्या है, सेकुलर है, और फिर क्या है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। दूसरा जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरिजिनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था आपका, तो सिर्फ यस डी आर, 1950 की बात है। ये सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। दोनों बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो आपके यहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगेन जस्ट कीप इन माइंड, ये क्रम याद रहेगा आपको। पहला क्रम कौन सा है, तो फर्स्ट वन इज कौन सा, दूसरा आज की डेट में, आज की डेट में यानी प्रेजेंट में बात करें तो पहला कौन सा है, फिर देन डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। तो हम आपको क्या बता रहे थे, इसके पहले मैं आपसे बता रहा था क्या कि हमारे इंडिया का फॉर्म कैसा होगा। तो 1950 में ये था और आज में 5 चीजें आ गई हैं। क्या आ गई है, यस 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 डी आर, ठीक है ना बेटा। ये है आपकी प्रेजेंट पोजीशन, ये तो ये फॉर्म बता दिया गया। अगेन जो है फिर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके प्रियम्बल का, ठीक है ना। आपके संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का ही तो पढ़ रहे हैं आपके। तो हम सिक्योर करेंगे, 2 चीजें बताई गई हैं यहां पे, क्या बताई गई हैं, 2 चीजें बताई गई हैं। ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 2 चीजें हैं, बोलो बेटा क्या। पहली चीज तो आपसे बताया गया है कि मैं सिक्योर करूंगा, क्या सिक्योर करूंगा, और दूसरी चीज कह रहा है कि मैं प्रमोट करूंगा, क्या करूंगा, प्रमोट करूंगा, और क्या करूंगा, सिक्योर करूंगा। बोलो यार, जो सिक्योर करेंगे, इस बात का क्या किया जा रहा है, लक्ष्य लेकर के चल रहा है ये संविधान आपका। क्या सिक्योर करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज जस्टिस, क्या सिक्योर करोगे, जस्टिस को सिक्योर करोगे। दूसरा क्या सिक्योर करोगे, लिबर्टी को करोगे, बोलो। और तीसरा क्या सिक्योर करोगे, इक्वालिटी, बोलो। 3 चीजें सिक्योर करने की बात हो रही है, ये आपका लक्ष्य है। बोलो हम क्या सिक्योर करेंगे, आपका न्याय। दूसरी क्या चीज सिक्योर करेंगे आपके, इस संविधान के माध्यम से हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, सिक्योर करेंगे। दूसरा लिबर्टी को सिक्योर करेंगे, और तीसरा क्या है आपके, इक्वालिटी को। और प्रमोट क्या करेंगे, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और डिग्निटी को, किसको, डिग्निटी को, और किसको, यूनिटी को, और किसको, और इंटीग्रिटी को। बोलो बेटा इंटीग्रिटी, बोलो। और आप देख रहे हैं ना, ये प्रमोट की जा सकती है, ये सिक्योर नहीं की जा सकती, इन्हें प्रमोट किया जा सकता है। सॉलिडेरिटी को बढ़ाया जा सकता है, भाईचारे, बंधुत्व, समरसता को बढ़ाया जा सकता है, जो है इसे सिक्योर नहीं किया जा सकता है।
और इसलिए इन्हें हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज क्या है, फ्रेटर्निटी, दूसरा क्या है आपकी डिग्निटी, और फिर क्या है यूनिटी, और फिर क्या है इंटीग्रिटी। हम सारे वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक ओपनिंग इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको प्रियम्बल के बारे में। जस्टिस जो है वो 3 जस्टिस है जिसे हम आपके साथ क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। पहली जो जस्टिस है वो आपकी कौन सी है, पहली जस्टिस आपकी सोशल जस्टिस। कौन सी जस्टिस, सोशल। और आपको मैं बता दूं प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी गई हैं बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ लिखी गई हैं, बहुत ही ब्रेन लगा करके लिखी गई हैं, बहुत ही विचार करके लिखी गई हैं। बात समझ पाए? तो सबसे पहले मैंने जो वर्ड्स लिखा वो सोशल जस्टिस की बात करी। सबसे पहले किस जस्टिस की बात करेंगे हम आपसे, सोशल जस्टिस। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू सिक्योर द सोशल जस्टिस। और यदि सोशल जस्टिस आपका सिक्योर हो गया है देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट जस्टिस, और वो क्या है आपकी इकोनॉमिक जस्टिस। कौन सी, इकोनॉमिक जस्टिस। ये क्रम याद रखिएगा। और तीसरा जो है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। बात समझ रहे हैं आप? यदि पहले 2 जस्टिस आपकी ना हो तो पॉलिटिकल जस्टिस यूजलेस है, वर्थलेस है, ठीक है ना, सिक्योर नहीं हो सकती है। इसको करोगे तब ये होगी, ये करोगे तब ये होगी, और ये दोनों नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता है। ये बात आपको पता है? बोलो भाई, खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम इस पॉलिटिकल जस्टिस का यूज कर पाओगे आप? नथिंग, वर्थलेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने विजनरी लोग थे, उन्होंने किन सीक्वेंस में और किन चीजों में इन चीजों को रखा हुआ है। बात समझ पाए? तो जस्टिस जो सिक्योर किया जाएगा वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 जस्टिस। 5 लिबर्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 5 लिबर्टी की बात कर रहे हैं। और 5 लिबर्टी में पहली जो लिबर्टी है वो कौन सी है आपकी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स। विचारों की स्वतंत्रता होगी। किसकी स्वतंत्रता होगी? विचारों की। उड़ो जितना उड़ पाओ विचारों में। समझ रहे हैं आप? तो कह दो हमारे पास विचार ही नहीं है। स्वतंत्रता किस बात की है कि नहीं? हम विचार पे नहीं काम करते हैं, हम आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? विचारधारा पे काम करते हैं। विचार है ही नहीं हमारे पास, हम आइडियोलॉजी को फॉलो कर लेते हैं। यदि आपके पास विचार हो तो आइडियोलॉजी थोड़े फॉलो करेंगे आप, ठीक है भाई, लेकिन करना है, ठीक है ना। तो लिबर्टी दिया हुआ है संविधान आपका, किस बात का? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बोलो यार, 5 लिबर्टीज है आपके पास। कितनी है? 5 लिबर्टीज। सबसे पहला क्या है? विचारों की स्वतंत्रता। बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू थिंक अबाउट, किसी चीज को क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस बात की लिबर्टी है, सोचो। बोलो भाई। फिर उसके बाद जो चीज आपने सोच लिया उसे एक्सप्रेस कर दो, ये भी स्वतंत्रता है आपके पास। बोलो। और फिर आपकी जो बिलीफ है, जो आपका फेथ है, जो आपकी वर्शिप है, वो स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। जो भी आपका विश्वास है, जो आपकी आस्था है, जो आपका धर्म है, जो आपका पूजा है, वो स्वतंत्रता होगी। और अगेन इक्वालिटी। इक्वालिटी किस बात की? स्टेटस की, परिस्थिति की। और इक्वालिटी किस बात की? अपॉर्चुनिटी की। अवसर की समानता देंगे और परिस्थिति की समानता देंगे। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, परिस्थिति क्या है, ये मैं बताऊंगा। ये हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कर रहा है, इस बात का ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहा है, इस बात का लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि हम इन चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे इन अ फ्यूचर, और इन चीजों को प्रमोट करेंगे इन अ फ्यूचर। दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ बात? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रियम्बल से क्या बातें पता चली आपको? क्या बातें पता चली है यहां पे? पहली चीज मैंने आपको बताया कि सोर्स पता चला, वी द पीपल ऑफ इंडिया। डेट ऑफ इनैक्टमेंट पता चला कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट एडॉप्शन एंड गिफ्ट टू आवर सेल्फ कौन सा है? 26 नवंबर 1949। और फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? इनिशियली क्या था? SDR था, सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। प्रेजेंट में देखें तो क्या है? यस यस यस, यानी सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव 3 चीजों को क्या कर रहा है? सिक्योर कर रहा है। क्या सिक्योर किया है? सिक्योर किया है आपके जस्टिस को, फिर आपके लिबर्टी को, और फिर आपकी इक्वालिटी को, और प्रमोट कर रहा है आपकी फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड यूनिटी। बोलो बेटा, ये 4 चीजें पता चली आपके प्रियम्बल से? पता चली? अच्छा, ये जो प्रियम्बल है इससे कुछ और पता चलता है, जरा देखो। ये जो प्रियम्बल है, थोड़ा सा इसी में प्रियम्बल से आपको और क्या पता चल रहा है? प्रियम्बल जो है वो 3 चीजें बताता है, 3 चीजों की बात करता है।
एक तो पास्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, आपके प्रियम्बल जो है वो तीन चीजें की बात करता है, एक तो प्रेजेंट, दूसरी क्या है आपकी प्रेजेंट की बात कर रहा है, और तीसरी जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात करता है। यानी तीनों चीजें स्पष्ट हो जाती हैं आपके प्रियम्बल को पढ़ने से। पास्ट में क्या था कि आपने क्या रिजॉल्व किया था, फॉर्मली आपने क्या रिजॉल्व किया था, रेजोल्यूशन क्या था आपका, रेजोल्यूशन था कि हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए, हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए। और ये बात आपने संकल्प पहले से लिया होता, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही ये बात आ गई थी कि हमारी इंडिया का फॉर्म कैसा होगा, यानी पास्ट की बात है, किसकी बात है, पास्ट की बात है। वॉट एवर वी हैड, ठीक है, डिटरमाइंड, जो हमने क्या किया था, डिटरमाइंड किया था। बोलो बेटा, तो ये पास्ट की बात है, क्या है आपका, यस डी आर, यही है आपका, ये पास्ट को बताता है कैसा होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, इस बात को हमने डिसाइड कर रखा था। कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, कैसा होगा आपका रिपब्लिक होगा, ये पास्ट में। प्रेजेंट जो है, ये प्रेजेंट क्या बताता है, आज इस संविधान सभा के द्वारा मित मार्ग शुक्ल सप्तमी, बोलो भैया, आज इस संविधान के द्वारा बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, आज का मतलब क्या, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, आपका प्रेजेंट की बात करता है। तो क्या बता रहा है आपका, क्या कर रहे हैं, आज इस संविधान सभा के द्वारा क्या कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ। तो ये वाला जो पार्ट है उसका प्रेजेंट का पार्ट शो करता है, क्या, 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं आप, इनैक्ट किया है, अडॉप्ट किया है, बोलो, एंड गिव टू आवरसेल्फ, दैट इज द प्रेजेंट पार्ट ऑफ योर प्रियम्बल। ये क्या है, आपके प्रियम्बल का प्रेजेंट पार्ट है। और फ्यूचर क्या है बेटा, फ्यूचरिस्टिक बात क्या है कि हम सिक्योर करेंगे और प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव, बोलो, ऑब्जेक्टिव जो है ये फ्यूचर की बात है, ठीक है ना, इस संविधान के द्वारा ही तो सिक्योर किया जाएगा। तो पहली चीज क्या है, सिक्योर करो, और दूसरी चीज क्या है आपकी, प्रमोट करो। क्या सिक्योर करोगे इस संविधान के द्वारा फ्यूचर में, जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को। तीनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपके प्रियम्बल से क्या पता चला, पास्ट की बातें भी पता चली, प्रेजेंट की बात की पता चली, और आपकी फ्यूचर की बातें पता चली। यस और नो, क्लियर हुआ, तीनों बातें क्लियर है यहाँ पे। अगेन आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पता चल रहा है, ये एक नया क्वेश्चन है, यूपीएससी वालों जरा ध्यान से देखो। और पहली चीज क्या पता चला, ये एक तो रेजोल्यूशनरी पार्ट को बताता है, किसको बता रहा है, रेजोल्यूशनरी पार्ट को बताता है, जिस बात का रेजोल्यूशन आपने दिया हुआ था, बोलो भाई, रेजोल्यूशनरी पार्ट। रेजोल्यूशन किस बात का लिया था आपने, रेजोल्यूशन किस बात का लिया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व किया है आपने, फॉर्मली डिटरमाइन किया है आपने। क्या डिटरमाइन किया था कि हमारी जो इंडिया है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी इंडिया जो है वो कैसी होनी चाहिए, सॉवरेन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बोलो यार, तो वही बात, ये क्या है, रेजोल्यूशनरी पार्ट। क्या है, रेजोल्यूशनरी पार्ट में क्या आता है, यस डी आर, बोलो हाँ या ना। तो यस डी आर क्या है आपका, रेजोल्यूशनरी पार्ट है। और ये कहां पता चल रहा है आपको, प्रियम्बल से पता चलता है। दूसरा डिक्लेरेटरी पार्ट, कौन सा है, डिक्लेरेटरी पार्ट है, ये डिक्लेयर कर रहा है। क्या डिक्लेयर करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल आपकी क्या डिक्लेयर करती है, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26th of November 1949 हियर अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। ये इस बात का डिक्लेरेशन है कि आज इस संविधान सभा के द्वारा हम इसे क्या कर रहे हैं, अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं और आत्मार्पित कर रहे हैं। ये डिक्लेरेटरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपका, डिक्लेरेटरी पार्ट है, यस और नो। और तीसरा प्रोविजरी पार्ट, तीसरा कौन सा है आपका, प्रोविजरी पार्ट, प्रोविजरी पार्ट। और प्रोविजरी पार्ट में इस बात की प्रॉमिस की जा रही है आपसे, प्रॉमिस किस बात को की जा रही है कि बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन योर जस्टिस, योर लिबर्टी एंड योर इक्वालिटी विल बी सिक्योर्ड। इस बात की प्रॉमिस है या नहीं है, दैट इज द प्रोविजरी पार्ट। ये क्या है उसका, और प्रमोट किया जाएगा आपकी फ्रेटर्निटी को, आपकी डिग्निटी को, आपकी यूनिटी को, आपकी इंटीग्रिटी को। यस और नो, बोलो भैया।
यदि अब यूपीएससी में या आपके यहां ऐसा कोई क्वेश्चन बनाए कि आवर प्रियम्बल, हमारा जो प्रियम्बल है उससे बातें पता चलती हैं, ठीक है ना, यदि आपसे पता चले कि आवर प्रियम्बल, ठीक है, जस्ट शो अस, ऑप्शन बनाए 1 रेजोल्यूशनरी पार्ट, ऑप्शन 2 जो बनाए डिक्लेरेटरी पार्ट, और ऑप्शन 3 बनाए प्रोविजरी पार्ट। अब ये 3 बातें हैं आपकी जो स्टेटमेंट के तौर पर है। स्टेटमेंट 1, प्रियम्बल स्टेट्स अबाउट द रेजोल्यूशनरी पार्ट, प्रियम्बल स्टेट्स अबाउट द डिक्लेरेटरी पार्ट, प्रियम्बल स्टेट्स अबाउट द प्रोविजरी पार्ट। अब ऑप्शन ए बनाए आपका, ऑप्शन नंबर ए, और बताए कि 1 इज करेक्ट। बोलो भैया, ए में क्या बताया है? 1 इज करेक्ट। बी जो है आपका बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, बोलो। एंड सी जो है 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और ये बात आपने जो पढ़ा है अभी तक, आप इस बात को टैकल नहीं कर पाते। ये बात आप, यदि ये वर्ड्स आपको मिले ये इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप टैकल नहीं कर पाएंगे। जनरली पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला वर्ड्स जो है, हमें क्या पता है? हमें सोर्स पता है, हमें क्या पता है? डेटा ऑफ इनएक्टमेंट पता है, हमें क्या पता है? फॉर्म पता है, हमें क्या पता हुआ है? ऑब्जेक्टिव पता हुआ है। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी में यदि आपसे क्वेश्चन बना करके पूछेगा यूपीएससी में, तो ये भी आपका रेजोल्यूशनरी पार्ट, दिस वन इज अ डिक्लेरेटिव पार्ट एंड दिस वन इज अ प्रोविजरी पार्ट, ये ऑल ऑफ द अबव है, करेक्ट हो जाएगा। या दूसरा क्वेश्चन बना करके पूछे कि प्रियम्बल जो है वो प्रेजेंट के बारे में बात कर रही है, पास्ट के बारे में बात करती है और फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, whether the statement is correct or not, आंसर इज यस। आपका जो प्रियम्बल है वो किसके बारे में बात कर रहा है? प्रेजेंट के बारे में भी बात कर रही है, पास्ट के बारे में बात कर रही है और फ्यूचर के बारे में भी बात करती है। बोलो भैया, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रियम्बल है वो लॉस्टली सबसे बाद में अडॉप्ट करा गया है। कब अडॉप्ट करा गया? इसे सारे आर्टिकल्स रख लिए गए, उसके बाद ये हुआ कि भाई प्रियम्बल को भी जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो बाद में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे क्या किया गया? अडॉप्ट करा गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डिबेटेबल मैटर था कि बताया गया कि प्रियम्बल जो है वो क्या नहीं है? आपका पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? इन री वेरुवारी, कौन सी केस बताया आपको? इन री वेरुवारी का केस है आपका। तो इन री वेरुवारी का जो केस है उसमें बता दिया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बोलो। लेकिन उसमें यह बता दिया गया कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। इसी केस में बताया गया कि प्रियम्बल जो है वो पावर का भी सोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यह बताया गया कि क्या बताया गया? कि इट इज अ जस्ट की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को, उनके विजन को जानने की एक कुंजी है। व्हेनेवर यू जस्ट मिसगाइडेड, अब आप कहीं मिसगाइड हो गए तो आप इसे विजिट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पथ प्रदर्शन कर लीजिए। बात समझ पाए? तो जहां भी वर्ड्स की एम्बिगिटी है वहां पे आप इसे देख सकते हो, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगेन इन अ केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ केरला, जो भी आप देखें, तो वहां पे इसे क्या बताया गया? क्या बताया गया? कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती की केस जो है 1973 में आई थी। कब आई थी? और जब इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया उस केस में, तो 1976 में पहला संविधान संशोधन पहली बार किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन प्रियम्बल में किया गया और 3 वर्ड्स को जोड़ा गया। किन वर्ड्स को जोड़े गए? 3 वर्ड्स। मैंने आपको क्या बताया? पहला जो है सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, दूसरा जो है वो सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया, और तीसरा जो है वो इंटीग्रिटी वर्ड्स को जोड़ा गया। यूनिटी पहले से था, इंटीग्रिटी को बाद में जोड़ा गया, सिस जोड़ा गया। बोलो। लेकिन ये जो शब्द जोड़े गए हैं आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, वो भावनाएं पहले से आपके संविधान में थी, उसी को पुष्ट करने के लिए हमने इन वर्ड्स को क्या कर दिया? शामिल कर लिया। अब कल हम इस प्रियम्बल के आगे के बारे में चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। सॉवरेंटी क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या है, किस तरीके की जस्टिस है आपके यहां। 1 बाय 1 ईच एंड एवरी वर्ड्स विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट क्लास। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।